स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो यार देखो, अभी हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, जो कि था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है। सेकंड चैप्टर किया हमने मनी, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और ड्राइवर को पढ़ा था, जो कि था मनी। ठीक है। अब आ गया है चैप्टर नंबर 3, ये बात करेगा इन्फ्लेशन की। समझ गए? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन को। ये क्या होता है, कितने टाइप से होते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बने रहना, ठीक है। और इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में, या इस चैप्टर की सीरीज में, जो कि मल्टीपल वीडियोस में आएगी। तो अब इन्फ्लेशन चैप्टर का नाम है, तो पहले इसी को पता कर लेते हैं कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान रखो कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी मेंस तक के लेवल का है ये, समझ के। हालांकि अगर कोई एसएससी या बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी इसे पढ़ सकता है, क्योंकि जीएस बदलती नहीं है, बस उसका रूप बदल जाता है। यानी कि हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, सब्जेक्टिव यूपीएससी मेंस, ऑब्जेक्टिव ऐसे एग्जाम्स में। ठीक है। और हो सकता है थोड़े से लेंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये सब है, लेकिन कंसेप्ट सारे सेम रहेंगे। समझ गए? कंसेप्ट नहीं बदलते एग्जाम के पैटर्न बदलने से। चलो तो फिर डिस्कस करते हैं, हमारा आते हैं जल्दी से। इन्फ्लेशन होता क्या है? तो देखो, सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन जो होता है वो प्राइस का बढ़ना होता है। यानी इन्फ्लेशन को अगर मैं दो शब्द में बयां करूं तो प्राइस राइज, इन्फ्लेशन इक्वल्स टू प्राइस राइज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है, उसमें बढ़ोतरी देखने को जब हमें मिलती है, तो उस फिनोमिनन को, उस प्रोसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। और ये जो है इन्फ्लेशन, ये सिर्फ कुछ गुड्स में नहीं होता, ये सब में देखा जाता है। समझ गए? और इन्फ्लेशन, अब तुम बोलोगे प्राइस तो हमेशा बढ़ती रहती है, तो हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक टाइम पीरियड सेट करते हैं, यानी कि T1 से T2। इसका मतलब है कि हम एक बेस टाइम लेंगे, बेस पीरियड। ठीक है। जैसे कि मान के चलो 2025, और फिर अगर हमें इन्फ्लेशन चेक करना है एक साल का, तो हम 2026 तक का ऐसे चेक कर सकते हैं। यानी 2025 में क्या प्राइस थी और 2026 में क्या प्राइस हो गई, ये हम ऐसे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जाके हम इसके फॉर्मूला तो पढ़ेंगे ही, अभी बस इसकी डेफिनेशन को पहले क्लियर कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, इकोनॉमी की टर्म्स में इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस का बढ़ना है। यानी कि किसी भी चीज़ की अगर कॉस्ट जो है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ रही है तो हम उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। चलो, और दूसरी बात ध्यान रखो कि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा, या तो इन्फ्लेशन जो है इधर जीरो और पॉजिटिव। इन्फ्लेशन जो है वो या तो हमें जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अगर इन्फ्लेशन आपका नेगेटिव में आ रहा है तो हम उसे इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, है ना, हम उसे डिफ्लेशन बोलेंगे। इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा, जैसे इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज होता है, ऐसे ही इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है, जहां पे प्राइसेस कम होती हैं। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन जो है वो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? चलो,
और जब भी हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं कि यार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इतना है, तो हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे होते हैं। पूरे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज किसी इकोनॉमी में हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज में सेम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे। समझ गए। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके बारे में और बातें, तो इन्फ्लेशन हम तभी कहेंगे जब बिल्कुल सस्टेन्ड इंक्रीज दिखाए, यानी कि एक बार नहीं, लगातार अगर प्राइस बढ़ रही है तब हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर हम एक साल का एग्जांपल लेते हैं, 1 ईयर का, तो प्राइस हम उसे इन्फ्लेशन तभी बोलेंगे जब प्राइस जो है जनवरी 24 से लेके जनवरी 25 तक इंक्रीज ही हुई हो, फाइनल प्राइस इंक्रीज हुई हो। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, फाइनल प्राइस ये वो, ध्यान रखो, एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, स्लो। जैसे मान के चलो जनवरी में प्राइस थी किसी भी प्रोडक्ट की 100 रुपीज़, फिर वो फेबररी में 102 हो गई, फिर मार्च में 99 हो गई, ऐसी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रही, और फाइनली जो ये 2024 था, अब जब 2025 आया जनवरी में उसकी प्राइस हो गई 107। तो अब आप देखो, जो फाइनल प्राइस थी उसमें 7 का इंक्रीज हो गया इनिशियल प्राइस से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको टाइम पीरियड से नापा जाता है। ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी पॉइंट का इन्फ्लेशन उठा लें और बोलते हैं यार ये देखो ये तो अलग आ रहा है ना, तो अब आप बोलोगे यहाँ तो 2% इन्फ्लेशन है, यहाँ तो इन्फ्लेशन है ही नहीं, यहाँ तो डिफ्लेशन है। इसी वजह से हमने टाइम पीरियड सेट करते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि फाइनल प्राइस और इनिशियल प्राइस का जो डिफरेंस होता है टाइम पीरियड में, और फिर इनिशियल प्राइस कितनी थी इंटू 100, तो ये हमें इन्फ्लेशन दे देगा। इस केस में इन्फ्लेशन जो है वो 7% आएगा। मैंने इजी नंबर चुना था जिससे कि कैलकुलेशन टफ ना हो, समझाने में भी आसानी रहती है। तो ये था, है ना। और इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता ही रहता है, तभी हम उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा उसके पैटर्न ऑफ ग्रोथ में, है ना, तो हम उसको फिर दूसरे नाम से बुलाएंगे जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिर जनरल प्राइस लेवल। अब इन्फ्लेशन लागू किस पे हो रहा है भाई, गुड्स पे हो रहा है, सर्विसेज पे हो रहा है, किस पे हो रहा है? तो इन्फ्लेशन हम तभी बोलते हैं जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही हो, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड प्राइस की कॉस्ट बढ़ रही हो। समझ गए, ये चीज़ है, तभी हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो जनरल प्राइस लेवल की बात करता है, यानी कि सबको एक साथ एक बिगर पिक्चर दिखाता है हमें इकोनॉमी की। और बिगर पिक्चर हम तभी देख सकते हैं जब हम सारे या मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, सिर्फ कुछ आइटम्स की बात नहीं करता है इन्फ्लेशन। समझ गए, चलो। और अगर वो कुछ आइटम की बात कर रहा है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ये कौन से टाइप का इन्फ्लेशन है, जैसे कि WPI, CPI, PPI, ठीक है। और इनमें भी कई सारे टाइप होते हैं, RI और वो सब, तो ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। बट अभी हम क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो ये समझ लो कि ये जनरल प्राइस लेवल की बात करता है। फिर डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। अब ये तो भाई बड़ा तगड़ा चीज़ बोल दिया इसने। क्या बोल दिया भाई, चलो इसको देखते हैं कि डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर कैसे कह रहा है, ये क्या है इसका मतलब, परचेजिंग पावर क्या होती है वो सब। तो देखो, परचेजिंग पावर को पहले पढ़ लेते हैं कि परचेजिंग पावर क्या होती है। तो परचेजिंग पावर जो होती है वो आपकी एबिलिटी होती है चीज़ों को खरीद पाने की, यानी एबिलिटी टू अफोर्ड थिंग्स, ये आपकी परचेजिंग पावर है। समझ के, अगर कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा अमीर है
तो उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, और कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी क्योंकि वो कम चीज़ अफोर्ड कर पाएगा। अब बोल रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से डिक्लाइन आता है परचेजिंग पावर में, यानी कि आपकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है चीज़ों को खरीदने के लिए। तो यार अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा ऐसे हो सकता है, मान के चल लो कोई एक प्रोडक्ट है या कोई एक गुड है ना, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, मान के चल लो। अब एक साल में क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ और इन्फ्लेशन का रेट हमने 10% रख दिया, यानी कि एक साल में उसकी जो प्राइस है वो 10% बढ़ गई। तो अब जो उस गुड की वैल्यू है वो हो गई 110, क्योंकि इसका देखो बेस वैल्यू का इनिशियल वैल्यू का 10% बढ़ेगी ना वो, तो एक साल में उसकी प्राइस हो गई 110। अब क्या हुआ, पहले आपके पास 100 रुपये आते थे, आप इस चीज़ को आराम से खरीद पाते थे, आपकी परचेजिंग पावर इनफ थी। अब आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, समझ गए, लेकिन अब आप इस चीज़ को नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इन्फ्लेशन ने कम कर दी, समझ गए, इम्बैलेंस हो गया। तो इन्फ्लेशन ने प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो कांस्टेंट रही। अब जब भी हम किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं तो हम बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने आपकी जो सैलरी है उसको कांस्टेंट रखा है, जिससे कि हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए मनी की वैल्यू में और प्राइस इंक्रीज में। तो अगर मनी की वैल्यू सेम रहती है और प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमें देखने को मिलता है कि जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर जो है मनी की वो कम हो जाती है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। बाकी बाकी हम और पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। चलो फिर अब फॉर्मूला फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने का मैं तुम्हें पहले सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि यही फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। ये सीपीआई वगैरह मत देखो अभी के लिए, ठीक है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स मत देखो भाई, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे ये, मेरा भी कर दिया था, ठीक है। चलो तो पहले हम इन्फ्लेशन का फॉर्मूला समझते हैं। तो अगर तुमने परसेंटेज पढ़ा होगा क्लास 8th 9th 10th में, तो तुम्हें पता होगा कि भाई परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन्फ्लेशन का भी सेम फंडा है। ये क्या करता है, ये चीज़ में कितना इंक्रीज हुआ है वो चेक करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले बेस वैल्यू लेंगे, ठीक है, यानी कि शुरुआत की वैल्यू कितनी थी, जिसको हम इनिशियल वैल्यू भी बोलते हैं। ऊपर हम डिफरेंस लेंगे फाइनल वैल्यू का और बेस वैल्यू का, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमें परसेंटेज मिले, यानी पर 100 क्या वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मिले हमें। तो फाइनल वैल्यू माइनस बेस वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू को आप इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हो या इनिशियल प्राइस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलना चाहो बोलो, बट कंसेप्ट समझो। एग्जाम्पल किसमें समझते हैं। जनवरी 2024 प्राइस थी किसी प्रोडक्ट की 100 रुपीज़, एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज कर लिया हमने। जनवरी 2025 एक साल बाद जस्ट प्राइस हो गई 125, समझ गए। करेंसी चाहे कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एक रेशियो है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, समझो इस बात को। तो करेंसी कोई भी ले लो, इन्फ्लेशन की वैल्यू सेम आने वाली है डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में, अगर सेम ही इंक्रीज हुआ है तो। चलो तो यहाँ पे हम चलो रुपी कंसीडर कर लेते हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए। तो कितना इंक्रीज हुआ, फाइनल वैल्यू क्या थी 125, इनिशियल वैल्यू क्या है 100 रुपये, यानी पहले 100 रुपये थी, फाइन अब जाके 125 हो गई। तो 125 में से 100 को माइनस करेंगे कि भाई कितना इंक्रीज हुआ है और कितने पे इंक्रीज हुआ है। तो 100 पे इंक्रीज हुआ है ना,
और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कट गया, 25% वैल्यू आ गई। तो जो 25% वैल्यू आई है ये तुम्हारे इन्फ्लेशन की वैल्यू है, समझ गए। जो 25% वैल्यू आई है ये तुम्हारी इन्फ्लेशन की वैल्यू है, यानी इतना परसेंट इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या इकोनॉमी के लिए, जो भी है, मतलब जो दिखाता है। हम मान के चल रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमें अभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, अभी अभी हम बस इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो चलो, और इसको फाइनल वैल्यू को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैल्यू इन करेंट ईयर या वैल्यू इन प्रीवियस ईयर, समझ गए। तो बात सेम ही है, बस भाषा अलग है, थोड़े से वर्ड्स अलग हैं, टर्म्स अलग हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको इन्फ्लेशन का फॉर्मूला बताया है। नेक्स्ट आते हैं इसके और करेक्टरिस्टिक्स के लिए। इसको काट दो भाई, इसको अभी मत पढ़ो, ये WPI और CPI मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में लेके आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट। चलो, अब पढ़ लेते हैं ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन। अब क्या है, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये हेडिंग है हमारी। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दो तरीके हैं, ठीक है, 1 and 2। पहला तरीका है ईयर ऑन ईयर और दूसरा तरीका है मंथ ऑन मंथ, योई मोई, सॉरी, योई और मॉम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम सीक्वेंशियल भी है, सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन, समझ गए। तो पहले ईयर ऑन ईयर को पढ़ लेते हैं। ईयर ऑन ईयर का मतलब ये है कि उसी समय एक साल पहले कितनी प्राइस थी और अब कितनी है। तो यानी कि जो प्राइस की वैल्यूज हैं उनमें 1 ईयर का गैप लेके चलता है ये वाली वैल्यू, समझ गए। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इंडेक्स इन प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के सेम महीने में कितनी प्राइस थी। सेम फॉर्मूला है, ठीक है, करेंट का प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस अपॉन प्रीवियस प्राइस इनटू 100। यहाँ पे लिखा नहीं था, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ दी हुई है कि भाई जून में 2024 में 170 थी, फिर जून में 2025 में 180 हो गई। तो इन्फ्लेशन बताओ, तो भाई साहब ने कैलकुलेट किया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, 10 अपॉन 170 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई, समझ गए। ये है कि अब इसका मतलब ये हुआ है कि ऑन एन एवरेज 5.88% इंक्रीज हो रही है प्राइस में, क्योंकि ये हमने एक साल का लिया है ना वैल्यू, समझ गए। तो एक साल का इन्फ्लेशन ये बताता है हमें कि ऑन एन एवरेज 5.88% का इंक्रीज हो रहा है प्राइस में पर ईयर के बेसिस पे, ये बात है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा वाला टाइप, वो है सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन। यानी सीक्वेंशियल यानी कोई अगर चीज़ सीक्वेंस में लगी हुई है तो हम उसको, अगर हम उसके पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो हम उसको सीक्वेंशियल ऑपरेशन बोलेंगे। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसको सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है, जनवरी से स्टार्ट है, दिसंबर में ख़त्म है। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज यानी मंथ टू मंथ वाइज अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें तो हमें सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन मिलता है। इसको हम मॉम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं या मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि भाई पिछले महीने प्राइस क्या थी, अभी क्या है, उसको पिछले महीने से डिवाइड करो और इंटू 100 कर दो तो आपको मिल जाएगी। सेम चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बस हमने जो वैल्यूज़ ली हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है।
अब है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अभी जो टाइप है ये है बेस्ड ऑन रेट। ठीक है, एक सेकंड, बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट। अब ये जो हमारा टाइप है इन्फ्लेशन का, ये इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपका इन्फ्लेशन रेट की वैल्यू कितनी है, इन्फ्लेशन की वैल्यू कितनी है, समझ गए। तो उस पर हमने क्या किया, इन्फ्लेशन को क्लासिफाई कर दिया और उसमें हमें चार वैल्यूज मिली, सॉरी चार टाइप्स मिले। तो सबसे पहला एक चार्ट बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, इससे तुम्हें समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें मिली क्रीपिंग, दूसरी मिली ट्रॉटिंग, तीसरी मिली हमें गैलपिंग, चौथी मिल गई हमें हाइपर इन्फ्लेशन। समझ गए। तो ये चार टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन रेट, कि भाई रेट कितना है इन्फ्लेशन का, है ना, कितनी जल्दी प्राइस बढ़ रहे हैं या कितने ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमने डिफाइन किया है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है हमारा सबसे कम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होता है। तो अगर इन्फ्लेशन आपका 1 से 3% के बीच में है तो हम उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइस है वो बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है और बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और बहुत आराम से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए हेल्दी माना जाता है, समझ गए, क्योंकि ये जो है इंकरेज करता है स्पेंडिंग को। अब ये स्पेंडिंग को इंकरेज कैसे कर रहा है, तो भाई देखो, अगर प्राइस की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगी तो इंसान जो है वो उसे इजीली अफोर्ड कर पाएगा ना, वो उसे इजीली अफोर्ड कर पाएगा, है ना। और ज़्यादा जल्दी उसका जो मनी की वैल्यू है वो इरोड नहीं होगी, तो वो लंबे समय तक भी उसको अफोर्ड कर पाएगा। जिससे क्या होता है, स्पेंडिंग जो होती है इकोनॉमी में वो लंबे समय तक टिकी रहती है और इनफैक्ट बढ़ भी जाती है, क्योंकि लोगों की सैलरीज भी, उनके वेजेस भी तो बढ़ रहे होते हैं, उनकी सेविंग्स भी तो बढ़ रही होती हैं। तो अगर प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट हैं या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो वो इंकरेज करती हैं लोगों को और चीज़ें बाय करने के लिए। अगर उनकी सेविंग्स का रेट और उनकी इनकम का रेट उस रेट से काफ़ी ज़्यादा है बढ़ने का। अब मैंने क्या बोल दिया, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। मान के चलो किसी इंसान की इनकम है वो पर ईयर 5% से इंक्रीज हो रही है, समझ गए, और उसका इन्फ्लेशन जो है वो पर ईयर 2% से इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब वो जो इंसान है वो इन्फ्लेशन को आराम से काउंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो मनी की वैल्यू है उससे वो इरोड तो हो रहा है लेकिन उसकी इनकम भी बढ़ रही है, तो इनफैक्ट उसे 3% का फायदा हो रहा है, समझ गए। तो इस 3% को जो उसे एक्स्ट्रा मिला है वो उसको यूज कर सकता है फर्दर चीज़ों को फर्दर स्पेंडिंग में यूज कर सकता है, यानी और चीज़ों को खरीदने में यूज करता है, क्योंकि उसे तो बोनस मिलना है ना, उसकी तो सैलरी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा था। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो भाई ये फिर सीपीआई इन्फ्लेशन है, उसकी वैल्यू बता रहा है कि 2 से 6% के बैंड में आरबीआई रखने की कोशिश करता है। सीपीआई क्या है? सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, शॉर्ट में बता देता हूँ, अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं, समझ गए, जैसे सर्विसेज हो गया, फूड हो गया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, उनको कंसीडर करता है ये वाला इन्फ्लेशन। तो इसकी जो कोशिश आरबीआई की रहती है वो 2 से 6% के बीच में रहती है इसको रखने की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे खर्च करेंगे इन चीज़ों पे, और जो हमारी इकोनॉमी है वो
बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी अच्छे से, और लोगों का वेलफेयर भी रहेगा। इसीलिए आरबीआई जो है वो 2 से 6% एक सेफ रेट इसको कंसिडर करके चलता है। यूपीएससी रेलेवेंस परचेजिंग पावर को मेंटेन करके रखता है ये, ठीक है। बहुत जल्दी इरोड नहीं होती यहाँ पे परचेजिंग पावर, क्योंकि और भी चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। तो ये था हमारा क्रीपिंग वाला। अब बात कर लेते हैं हमारे रिसेंट में क्या हुआ था। ग्लोबल सप्लाई चेन खराब हो गई थी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो जिससे जो है शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, कंपोनेंट की शॉर्टेज हो गई थी, और हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला था, ठीक है। इसको हम सप्लाई चेन बॉटलनेक्स भी बोलेंगे, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं कि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होते क्या हैं। चलो, मिनिमम वेजेस हाइक। तो अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो इंसान के पैसे की वैल्यू जो है वो भी क्या है, जल्दी जल्दी नहीं इरोड होगी। एक सेकंड, किधर आ गए। आज के लेक्चर में हम चीज़ों को इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे जो नोट्स हैं वो थोड़े से इनकम्प्लीट रह गए हैं। इन्फ्लेशन नंबर 2 पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक नया लेक्चर लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के लिए, जिसमें हम सारे इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने क्रीपिंग तो पढ़ लिया गलती से, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो अरेंज नहीं हो पाए सही से, बट नेक्स्ट में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, और इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, और इसको भी पढ़ेंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और ये वाला है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस में इसका मेंशन है क्रीपिंग का, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन ये एक समझ लो एक्सेप्शन केस है ना, और ये बहुत रेयर फिनोमिनन भी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर को अभी यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।